वो ये है कि ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है। लोग सच में इसमें जुड़ रहे हैं, अपना वक्त और पैसा लगा रहे हैं। वही तो, उनके अजीबोगरीब नियमों को फॉलो भी कर रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। आज हमारे पास इनके दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, एक है ओरिजिन डिजिटल सॉवरेनिटी और दूसरा है उनका रिक्रूटमेंट सिस्टम Q&A। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे ये लोग ब्लॉकचेन, एल्गोरिथमिक कॉइन्स और प्राचीन ग्रीक देवताओं की कहानियों को मिला रहे हैं, और साथ में ये डॉन फंड नाम का एक परोपकारी वादा भी दे रहे हैं। इन सबको मिलाकर ये कैसी नई डिजिटल दुनिया का नैरेटिव बना रहे हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये वाकई बहुत डीप लग रहा है। हाँ, तो सबसे पहले इनकी कहानी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब मैं ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था मुझे लगा कि मैं किसी टेक व्हाइट पेपर की जगह कोई ऐतिहासिक सस्पेंस थ्रिलर पढ़ रहा हूँ। ये लोग सीधे टेक या कोड की बात क्यों नहीं करते? यही तो इस प्रोजेक्ट की पूरी बुनियाद है। अगर हम इसकी फिलॉसफी को डिकोड करें तो समझ आता है कि ओरिजिन का पूरा ढांचा एक नैरेटिव फर्स्ट अप्रोच पर टिका है। नैरेटिव फर्स्ट मतलब कहानी पहले, टेक्नोलॉजी बाद में? एकदम सही। उनके डॉक्यूमेंट्स की शुरुआती हिस्से में ब्लॉकचेन और टोकन का जिक्र बहुत बाद में आता है। सबसे पहले वो मानव इतिहास की बात करते हैं। अच्छा। उनका सबसे मेन दावा फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वित्तीय स्वतंत्रता और मानव संपत्ति की गोपनीयता यानी प्राइवेसी को बचाना है। वो इसको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? वो इसको एक सत्य की खोज की यात्रा बताते हैं। हाँ, और वो सत्य की खोज वाले हिस्से में जिन चीजों का जिक्र है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं। जैसे कि क्या? जैसे उन डॉक्यूमेंट्स में जोसेफ पैट्रिक कैनेडी की कहानी का जिक्र है कि कैसे उन्होंने आर्थिक मंदी के दौरान अपनी दौलत बचाई। हाँ, और फेडरल रिजर्व के प्रभाव का भी जिक्र है। हाँ। और पुराने आर्थिक संकटों का हवाला भी दिया गया है उसमें। वही ना, यहाँ तक कि कैमरॉन प्रोजेक्ट की फाउंडर करी कैसिडी के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया गया है, जो कि पूरी तरह से पावर, नॉलेज और छुपी हुई सच्चाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि इन सब ऐतिहासिक चीजों का एक नई ब्लॉकचेन नेटवर्क से क्या लेना देना है? मतलब क्या ये लोग इतिहास के डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध और महामारियों का डर? देखिए, इसे एक बहुत ही सोचे समझे साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए। ओरिजिन बनाने वाले लोग ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोग डरे हुए हैं। डर को कैश इन कर रहे हैं। एक तरह से हाँ, हमारे सोर्स बताते हैं कि वो इन ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे वायरस का असर, वर्ल्ड वॉर के लेसन्स और बिटकॉइन के उदय को अपने ढांचे में फिट कर रहे हैं। पर ऐसा करके उन्हें मिलेगा क्या? ताकि जो भी नया इंसान इस सिस्टम से जुड़े उसे ये ना लगे कि वो सिर्फ एक और नई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा है। उसे फील हो कि वो किसी बहुत बड़े ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बन रहा है। ओह वाह, ये तो बहुत ही चालाकी भरा मूव है। बिल्कुल, वो इतिहास के डर को एक ढाल बना देते हैं। उनका मैसेज साफ है कि इतिहास से सीखो क्योंकि बाहर की दुनिया अनसेफ है, पर हमारे इकोसिस्टम के अंदर आप बिल्कुल सेफ हैं। अरे बाप रे, अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो पहले की जो टेक कंपनीज थी वो हमें कन्वीनियंस बेचती थी, सुविधा बेचती थी। हाँ, और अब ये ओरिजिन जैसे प्रोजेक्ट्स हमें एक धर्म या एक डिजिटल कल्ट बेच रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, वो सच में एक बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक डिजिटल कल्ट ही लगता है। और ये बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है, ये हमें उनके रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर में बहुत साफ दिखता है। यहाँ आके ना चीजें सच में थोड़ी खतरनाक हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई खुला नेटवर्क नहीं है जहाँ बस वेबसाइट पर गए और अकाउंट बना लिया। सही कहा। इनकी जो ये आरोहण की यात्रा है, मतलब ऊपर चढ़ने की जो हायरार्की है, उसका मैथ्स बहुत ही क्या कहें, स्ट्रिक्ट है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। इसको एक बहुत ही व्यवस्थित पदानुक्रम की तरह डिजाइन किया गया है और इसके पीछे के नंबर्स सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। मैं तो वो नंबर्स देखकर ही चक्कर खा गया था। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि सबसे ऊपर 6 वेटरन ऑब्जर्वर्स हैं, यानी वयोवृद्ध पर्यवेक्षक। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है, पर वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं। वो बस देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। फिर उनके बाद आते हैं 36 मास्टर्स, फिर 432 दूत यानी मैसेंजर्स, और सबसे नीचे
776-000 विश्वासी यानी बिलीवर्स। ये नंबर्स एकदम एग्जैक्ट हैं। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नंबर्स इतने सटीक क्यों हैं? मतलब 36 ही क्यों, या 432 ही क्यों? क्या ये लोग बस हवा में तीर मार रहे हैं, या इस अजीब से मैथ्स के पीछे कोई सॉलिड लॉजिक है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर छुपा है और ग्लोबल स्केलिंग का लॉजिक भी है। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये जो 36 मास्टर हैं, ये दुनिया के 12 प्रमुख भाषा परिवारों से चुने जाते हैं। वेट, 12 लैंग्वेज फैमिलीज? हाँ, और हर लैंग्वेज फैमिली से 3 मास्टर होते हैं। ओहो, तो मतलब ये भाषा की रुकावट को तोड़ने का एक तरीका है ताकि दुनिया भर से लोग जुड़ सकें। एकदम सही पकड़ा आपने। आमतौर पर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स किसी खास रीजन या लैंग्वेज में फंस कर रह जाते हैं, पर 12 अलग-अलग भाषा परिवारों से मास्टर्स को चुनकर वो ये बात श्योर कर रहे हैं कि ये नेटवर्क पूरी दुनिया में तेजी से फैले। ये तो बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना? और हर मास्टर को अपने नीचे एक फिक्स नंबर में दूत यानी मैसेंजर्स बनाने ही होते हैं। इसे हम डाउ का एक रूप कह सकते हैं। डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल डाउ जैसा नहीं है जहाँ सबको इक्वल वोटिंग पावर मिलती हो। ये भाषा और ज्योग्राफी के हिसाब से बांटा गया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नेंस मॉडल है। हाँ, और अगर मैं इस हायरार्की में शामिल होने की शर्तें देखूं, तो ये मुझे ना किसी वीडियो गेम को लेवल अप करने और एक MLM स्कीम का मिक्स लगता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा? हाँ, लगता तो वैसा ही है। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक विश्वासी या बिलीवर बनने के 3 तरीके दिए गए हैं। पहला, आप इनके डॉन फंड में 0.01 इथेरियम डोनेट करें। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है कि आप 3 नए लोगों को डोनेट करने के लिए इनवाइट करें। और तीसरा तरीका है कि आप ट्विटर, यूट्यूब या टेलीग्राम पर ओरिजिन का फ्री में प्रचार करें। तो इसके बदले में नए मेंबर को मिलता क्या है? उन्हें एक बेसिक NFT मिलता है और एक प्राइमरी डॉन गिफ्ट बॉक्स। मतलब साफ साफ बात यह है कि या तो आप उन्हें पैसा दें या फिर उनके लिए फ्री में मार्केटिंग का काम करें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे जैसे कोई इस पिरामिड में ऊपर जाता है, ये शर्तें और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती हैं। बिल्कुल। अब दूत बनने की ही बात ले लीजिए। अगर आपको मैसेंजर बनना है तो आपको 3 इंडिपेंडेंट मिशन पूरे करने होंगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपके नीचे पूरे 1800 विश्वासी होने चाहिए। हाँ, 1800 लोग, और ऊपर से 3 इथेरियम भी डोनेट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 10% टोकन का एयर ड्रॉप मिलता है। और अगर किसी को सबसे ऊपर जाना है, मतलब मास्टर बनना है, जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 36 पोस्ट है, हाँ, तो उसके लिए आपको 9 दूत बनाने होंगे और 10 इथेरियम डोनेट करने होंगे। बदले में आपको इनकी ग्लोबल इनकम से डिविडेंड मिलेगा। अब ये बताइए, क्या ये सीधे सीधे एक पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? बिल्कुल लगता है। उन्होंने बस इसको ब्लॉकचेन और एक आध्यात्मिक यात्रा का नाम दे दिया है, पर इसे एक नेटवर्क इफेक्ट के नजरिए से देखिए। हर लेवल पर सिस्टम ये चेक कर रहा है कि लोग सिर्फ पैसा ना लाएं, बल्कि अपना पूरा नेटवर्क भी साथ लाएं। सही बात है। वो अकेले किसी को नहीं आने दे रहे। हाँ, डूट या मास्टर का जो लेबल है ना, वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, वो इस पूरे इकोसिस्टम में एक पावर और स्टेटस का सिंबल बन गया है। ऐसे मॉडल्स में असली प्रोडक्ट उनकी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि वो कम्युनिटी होती है जिसे इस सख्त मैथमेटिकल ढांचे के जरिए बांध के रखा गया है। कम्युनिटी को बांध के रखना जरूरी है इनके लिए। और इसी कम्युनिटी में ना हर किसी को एक बहुत ही यूनिक पहचान देने के लिए इन्होंने NFTs का इस्तेमाल किया है। ओह हाँ, उनके NFTs। और देखिए, ये कोई ऐसे वैसे प्रोफाइल पिक्चर वाले NFT नहीं है। मतलब मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखता हूँ जहाँ लोग बंदरों या किसी पेंगुइन की पिक्सल वाली तस्वीरें बेच रहे होते हैं। हाँ, बोर्ड एप जैसी चीजें। वही, पर ओरिजिन के डॉक्यूमेंट्स में NFTs का जो लाइनअप दिया है, वो देखकर तो लगता है कि किसी ने साइंस, हिस्ट्री और मिथोलॉजी सबको एक मिक्सी में डाल के घुमा दिया है। ये NFTs के कैटेगरीज बहुत ही डेप्थ में सोचकर बनाई गई हैं। ये सिर्फ डिजिटल आर्ट नहीं है, ये इस समानांतर विश्व के डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। जरा इन कैटेगरीज को सुनिए। सबसे पहले आते हैं जादूगर या मेजर्स, जादूगर है। और अफ्रीकन ओरोबोरोस भी है। हाँ, और एक ब्रिटिश जादूगर भी है जिसके पास न्याय की 2 तलवारें हैं। उसके बाद आते हैं 12 तरह के योद्धा या वॉरियर्स,
जैसे स्पार्टन वॉरियर, जापानी सामुराई, रोमन युद्ध देवता। ये तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल। अभी सबसे ऊपर की कैटेगरी सुनिए, जो 30 कुलपति यानी पेट्रियार्क एनएफटीज है ना, उनका कॉम्बिनेशन देखकर तो मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया था। हाँ, उन 30 कुलपतियों को इन्होंने देव शिविर और मानव शिविर में बांट रखा है ना? एकदम। देव शिविर में तो सारे ग्रीक और नॉर्डिक देवता भरे पड़े, अपोलो, ओडिन, पोसाइडन, हेडीज और जूस। और दूसरी तरफ इंसानों वाले कैंप में देखिए कौन है? मास्टर मर्लिन, नेपोलियन, सिकंदर, चीन के राजा किन शुआंग और निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला, सीरियसली? हाँ, मतलब एक ही यूनिवर्स में एक तरफ जूस बिजली गिरा रहा है और दूसरी तरफ टेस्ला बैठकर अपने साइंटिफिक आविष्कार कर रहे हैं। ये किस तरह की खिचड़ी पकाई गई है यहाँ? और इस सब का फायदा क्या है? इसको आप एक साइकोलॉजिकल नेट की तरह देखिए। ओरिजिन की टीम बहुत स्मार्ट है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से या किसी भी डेमोग्राफिक को छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा, इसलिए सबको इंक्लूड किया है? बिल्कुल। देखिए, जब वो निकोला टेस्ला का नाम यूज करते हैं तो वो उन टेक ब्रोज और साइंस पसंद करने वालों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो जूस या ओडन लाते हैं तो वो इतिहास और ताकत पसंद करने वालों को खींचते हैं। ओ, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है वहाँ। हाँ, नॉर्डिक, एशियन, यूरोपियन, हर कल्चर के सिंबल्स हैं, ताकि जब भी कोई नया इंसान जुड़े उसे फील हो कि उसके कल्चर का यहाँ बहुत सम्मान हो रहा है। ये सिर्फ आर्ट कलेक्शन नहीं है। इनका डॉक्यूमेंट साफ कहता है कि एनएफटी लेने के बाद आप ओरिजिन संस्कृति के प्रवक्ता बन जाते हैं। समझ गया। तो मतलब मैंने उन्हें पैसे दिए, 3 और बकरे, मेरा मतलब है 3 नए लोग भी जोड़ दिए, और बदले में मुझे टेस्ला या ज्यूस का एक बहुत ही शानदार एनएफटी मिल गया। मैं बहुत पावरफुल फील कर रहा हूँ इस सिस्टम में। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। हाँ, पर देखिए, अब आते हैं रियलिटी पर। मान लीजिए कल को सच में कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई नई महामारी आ गई, मैं अपने ज्यूस वाले एनएफटी को खा तो नहीं सकता ना? जाहिर सी बात है, नहीं। उस वक्त तो असल मदद चाहिए होगी। बिल्कुल। और वहीं पर एंट्री होती है इनके सबसे बड़े और सबसे डेंजरस क्लेम की, और वो है डॉन फंड, जिसे डॉक्यूमेंट्स में शुगोंग फंड भी कहा गया है। हाँ, और ये इस पूरे पजल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यही वो फंड है जो लोगों को रियलिटी के डर से बचाकर इस इकोसिस्टम में फंसा कर रखता है। सही कहा। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये फंड सीरियस बीमारियों, वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स जैसी इमरजेंसीज में राहत देने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो क्लेम किया गया है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खटकता है। वो दावा करते हैं कि ओरिजिन के मेंबर्स इमरजेंसी के वक्त अपने ओरिजिनल डोनेशन का 100 गुना तक राहत कोष से मांग सकते हैं। 100 गुना? ये नंबर्स के हिसाब से इम्पॉसिबल लगता है। वही ना, मतलब अगर मैंने 10 इथेरियम दिए थे तो क्या मुसीबत के वक्त मैं 1000 इथेरियम मांगूंगा? जरा इसके मैथ्स को प्रैक्टिकली सोचिए। अगर दुनिया में कोई सच्ची इमरजेंसी आती है और हजारों लोग एक साथ अपने 100x रिटर्न की डिमांड करते हैं, तो क्या ये पूरा सिस्टम ढेर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ढेर हो जाएगा। तो ये फंड फाइनेंशियली सर्वाइव कैसे करेगा? इनके डॉक्यूमेंट्स में एल्गोरिथमिक कॉइन्स का जिक्र है, तो क्या ये सिर्फ एक हवा का महल है? आपने बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया है, और इसका सीधा जवाब इनके उन एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन्स में ही छुपा है। जरा इसको थोड़ा आसान भाषा में बताइए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें समझ आए। जरूर। देखिए, मार्केट में ज्यादातर अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स स्टेबल कॉइन्स का यूज करते हैं। उनकी वैल्यू यूएस डॉलर से या किसी रियल एसेट से लिंक्ड होती है, ताकि अगर मार्केट गिरे भी तो वैल्यू बची रहे। पर ओरिजिन स्टेबल कॉइन्स यूज नहीं कर रहा है ना? नहीं, वो जानबूझकर नॉन स्टेबल कॉइन्स यूज कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू किसी चीज पर फिक्स नहीं है। क्या बात कर रही हैं? तो क्या ये किसी भूकंप वाले इलाके में बिना नींव के बिल्डिंग बनाने जैसा नहीं हो गया? टेक्निकली हाँ, इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। ये नॉन स्टेबल कॉइन्स किसी बैंक के डॉलर से बैक्ड नहीं होते। ये बस कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अपनी सप्लाई बढ़ाते या घटाते हैं। तो पैसे आता कहाँ से है? जब तक नए लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं, जब तक डिमांड हाई है, सिस्टम के पास वो लिक्विडिटी होती है कि वो किसी की मदद कर सके। पर अगर मार्केट में पैनिक फैला और सब एक साथ पैसा निकालने लगे, तो एक डेथ स्पाइरल शुरू हो जाएगा। एकदम सही। वो डेथ स्पाइरल इस कॉइन की वैल्यू को तुरंत जीरो पर ला देगा। अरे बाप रे! तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इनका जो वो 60,77,000 मेंबर्स को जोड़ने का टारगेट था, वो सिर्फ कम्युनिटी बनाने के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली
इस सिस्टम के इंजन का फ्यूल है। अगर नए बकरे नए लोग आना बंद हो गए और उन्होंने पैसा डालना रोक दिया तो पुराने मेंबर्स को आफत के वक्त वो 100 गुना रिटर्न कभी नहीं मिलने वाला। हाँ, सिंपल सी मैथ्स है ये। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स असल में एक बहुत ही खूबसूरत मिथोलॉजी में लिपटी हुई पॉन्जी स्कीम को छुपा रहे हैं? देखिए, अगर प्योर इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो इसे लंबे समय तक चलाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन हम इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब वो डर वाला फैक्टर। हाँ, ये डॉन फंड मेंबर्स को एक फेक सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है। उनके डॉक्यूमेंट्स में जॉर्जिया गाइडस्टोन्स का भी हवाला दिया गया है, जो कि आबादी कम होने और फ्यूचर की डिजास्टर्स की तरफ इशारा करता है। हाँ, मुझे याद आया वो स्टोन्स जो अब तोड़ दिए गए हैं। सही। तो ये प्रोजेक्ट लोगों के दिमाग में बस ये डाल रहा है कि जब बाहर की दुनिया खत्म हो रही होगी तब ये डिजिटल दुनिया उन्हें बचा लेगी। वेबसाइट पर वो ट्रांसपेरेंसी का दावा तो करते हैं, पर असल में ये डॉन फंड बस एक सेफ्टी नेट का मनोवैज्ञानिक भ्रम है। मतलब जब तक लोग इस कहानी पर विश्वास कर रहे हैं तब तक खेल चल रहा है। बिल्कुल, पूरा प्रोजेक्ट इस बिलीफ पर टिका है। ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा और पेचीदा जाल लग रहा है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ओरिजिन टेम्पल मिशन सिर्फ एक नॉर्मल क्रिप्टो कंपनी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि फ्यूचर के फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे काम करने वाले हैं। हाँ, वो अब सिर्फ कोड और सॉफ्टवेयर की भाषा नहीं बोलेंगे। सही बात है। वो इतिहास के डर को यूज करेंगे, पुरानी देव कथाओं और कहानियों का आकर्षण दिखाएंगे और 36 मास्टर या 432 दूतों जैसा एक स्ट्रिक्ट गेम जैसा नेटवर्क बनाएंगे। एक तरह से वो लोग पैसे नहीं बेच रहे हैं, वो एक पहचान और मकसद बेच रहे हैं। और इसी वजह से आजकल टेक्नोलॉजी और धर्म के बीच की जो लाइन है ना, वो लगातार धुंधली होती जा रही है। लोग आजकल सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो नहीं खरीद रहे हैं, वो एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां उन्हें लगे कि वो किसी ग्लोबल डिजास्टर से महफूज है। और यही वो प्रोवोक करने वाला ख्याल है जिसके साथ मैं इस गहरी चर्चा को आज खत्म करना चाहूंगा। बिल्कुल।